हाँ जी दोस्तों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब है कि हम लोगों इन्वेंट्री को पूरी मैनेजमेंट देखने वाले हैं। दैट इज़ हम लोगों को कब ऑर्डर करना चाहिए, कितना ऑर्डर करना चाहिए, मिनिमम स्टॉक कितना रखना ही चाहिए, मैक्सिमम स्टॉक कितना होना चाहिए, जिससे जो कंपनी की कॉस्ट है वो कम से कम लगे, राइट। तो इसके लिए कुछ लेवल्स हैं जिनके कुछ फार्मूलाज हैं जो हमको ऑलरेडी गिवन है। तो मैं आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक टिप देना चाहूँगी कि अभी आप इसको अंडरस्टैंडिंग के पर्पज़ से रखो, पर इसके बाद 1 डे बिफोर एग्ज़ाम्स आप इन फार्मूलाज को अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए, ताकि बहुत बार क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हमको डायरेक्टली गिवन होती है जो हम लोग फार्मूलाज में पुट करते हैं और आंसर आ जाता है, लेकिन समटाइम्स इन्फॉर्मेशन मिसिंग होती है। तो हम लोगों को अगर फार्मूलाज बाकी भी याद होते हैं तो हम लोग उससे अपने आंसर को निकाल सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या लेवल्स हैं। तो फर्स्ट इज़ री ऑर्डर स्टॉक लेवल। री ऑर्डर स्टॉक लेवल इज़ व्हेन टू ऑर्डर, हम लोगों को ऑर्डर कब प्लेस करना चाहिए। री ऑर्डर क्वांटिटी दैट इज़ EOQ, दैट इज़ हाउ मच टू ऑर्डर। ये अभी तक का हमारे हम बहुत जो मेन कॉन्सेप्ट कवर करते हैं वो EOQ है। उसके बाद है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम कितना स्टॉक हमारे पास हमेशा होना, अप टू हाउ मच, मैक्सिमम इतना स्टॉक होना चाहिए। मिनिमम स्टॉक लेवल, एटलीस्ट इतना स्टॉक तो हमारे पास हमेशा होना ही चाहिए। ऑन एन एवरेज स्टॉक लेवल्स, डेंजर स्टॉक लेवल इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, एंड बफर स्टॉक अगर कोई सडन डिमांड आ जाती है उसको फुलफिल करने के लिए। तो बेसिकली हमको इन सब कॉन्सेप्ट्स को देखना है। तो हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट रीऑर्डर स्टॉक लेवल को। रीऑर्डर स्टॉक लेवल का मतलब क्या होता है। से सपोज हमारे पास एक फैक्ट्री है, ये हमारा गोडाउन है, जिसमें हमारा जो सारा स्टॉक है वो पड़ा रहता है, और इसी से जो सामान है वो फैक्ट्री को इशू होता है। अब हम लोगों की एनुअल डिमांड है से सपोज 10,000 यूनिट्स, सॉरी 1 लाख यूनिट्स। एक साल में हम 1 लाख यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल ए से सपोज है वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को देखना है कि हम लोगों को ऑर्डर रीप्लेस कब करना चाहिए। तो हम लोग एक लेवल सेट करते हैं, इस लेवल को बोलते हैं क्या, रीऑर्डर स्टॉक लेवल। जब स्टॉक इस लेवल का रह जाता है तो हम लोग जो अपना नया ऑर्डर है वो प्लेस करते हैं कि अब हम लोग सप्लायर को बोलते हैं कि हम लोगों को सामान भेज दो, ताकि हमारी फैक्ट्री में जो सामान है वो दोबारा आना शुरू हो जाए, राइट। तो ये लेवल क्या है, तो हम लोग ये देखते हैं, से सपोज हमारी मैक्सिमम कंजम्पशन है, एक दिन में हम रॉ मटेरियल ए का 100 यूनिट्स जो है वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और जो डिलीवरी टाइम बोल दो, लीड टाइम बोल दो, और लीड टाइम ये है 2 to 5 डेज़, 2 से 5 दिनों के अंदर अंदर हमारा जो स्टॉक है वो हम तक पहुंच जाता है। तो हम ये कहेंगे कि एक दिन में हम 100 यूनिट्स यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो भी इन एवरी केस हम 100 यूनिट्स जो है वो यूज़ करते हैं, राइट। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक आने में 5 दिन से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो हम ये बोलें कि एक दिन में 100 यानी 5 दिन में 500। अगर हमारे पास जब स्टॉक में 500 यूनिट्स बच जाएगी, जब इस स्टॉक में जो हमने लेवल सेट की है, इस स्टॉक में जब हमारे पास 500 यूनिट्स बच जाए तो हमको री ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। क्योंकि से सपोज अगर हमारे पास 1000 यूनिट्स है ऑलरेडी स्टॉक में, तो हम लोग ऑर्डर प्लेस अगर करते हैं तो हमारे पास 10 डेज़ का स्टॉक है, तो हम लोग 5 डेज़ अर्ली ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो उससे हमारी जो कंपनी है उसकी स्टोरेज कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट इंक्रीज़ होती है। तो हम चाहते हैं कि हम उतना उस समय पे ऑर्डर प्लेस करें जिस समय पे कंपनी की कॉस्ट क्या हो, लोवेस्ट हो। तो हम लोग ये बोलते हैं कि मैक्सिमम हम एक दिन में 100 यूनिट्स यूज़ करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टॉक है वो 5 डेज़ के अंदर अंदर हमको डिलीवर हो जाता है। तो हम लोगों ने एक लेवल सेट किया, उस लेवल को बोला इस लेवल के अंदर जब स्टॉक रह जाएगा तो हम लोग ऑर्डर वापस प्लेस कर देंगे, एंड दैट इज़ 500 यूनिट्स। 500 यूनिट्स जब हमारे पास रह जाएंगे तो हम लोग ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो इसके लिए फार्मूला क्या आएगा, इसके लिए फार्मूला आएगा मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, और इसको रीऑर्डर पीरियड भी बोल सकते हैं। तो ये जो फार्मूला है इससे हम लोग निकालेंगे रीऑर्डर लेवल हमारा क्या आएगा। एक बार मटेरियल से भी देख लेते हैं। सो दिस इज़ मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इज़ मैक्सिमम टाइम टू गेट ऑर्डर फ्रॉम सप्लायर टू स्टोर, एंड मैक्सिमम कंजम्पशन इज द मैक्सिमम रेट ऑफ मटेरियल कंजम्पशन इन प्रोडक्शन एक्टिविटी, ठीक है। अब इसके साथ एक चीज़ और है,
समटाइम्स हम लोगों को क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती है, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट और मैक्सिमम लीड टाइम। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो हम उस केस में बोलेंगे रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस एवरेज कंजम्पशन रेट इंटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। अगर हम लोगों को मैक्सिमम कंजम्पशन रेट या मैक्सिमम लीड टाइम गिवन नहीं है तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। मिनिमम स्टॉक लेवल, ये हमको क्वेश्चन में जब भी अगर बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो ये गिवन रहेगी। ये है कि हमको हर समय पूरे साल इतना स्टॉक तो हमारे पास होना ही चाहिए, एवरेज कंजम्पशन रेट और इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ये आप यहाँ से देख सकते हो, मिनिमम स्टॉक लेवल, एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन, एवरेज रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होता है, मिनिमम स्टॉक लेवल दैट मस्ट बी मेंटेन्ड ऑल द टाइम, पूरा टाइम हमारे पास ये इतना स्टॉक पड़ा ही होना चाहिए। एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन, एवरेज रेट ऑफ मटेरियल कंजम्पशन इन प्रोडक्शन एक्टिविटी, इसको बोलते हैं नॉर्मल कंजम्पशन भी बोलते हैं हम लोग इसको। और नेक्स्ट है एवरेज रीऑर्डर पीरियड, ऑन एन एवरेज सप्लायर से कितना टाइम लगता है स्टोर्स में सामान आने के लिए, राइट। तो ये हमको गिवन होगी इन्फॉर्मेशन जिसके बेसिस पे हम लोग ये निकालेंगे। और एक चीज़, अगर हम लोग बात करते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल की, मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब क्या होता है, ये हमने ऊपर भी देखा था कि ये वन ऑफ द लेवल्स है जो हमने कैलकुलेट करना है। तो मिनिमम स्टॉक लेवल्स बेसिकली इसी का उल्टा है, ROL जो ये प्लस है ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट इंटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, राइट। इसको हम एक बार मटेरियल से भी देख लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। मिनिमम स्टॉक लेवल ये क्या है, लोवेस्ट लेवल ऑफ मटेरियल स्टॉक जो इन हैंड होना चाहिए ऑल द टाइम, यानी हमेशा, सो दैट देर इज़ नो स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेंट्री, कि इतना स्टॉक हमेशा हमारे पास रहना चाहिए ताकि हमारी जो प्रोडक्शन है वो हैम्पर ना हो। और इसका फॉर्मूला क्या है, मिनिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर स्टॉक लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट इंटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ये इन्फॉर्मेशन या तो हमको रीऑर्डर लेवल गिवन होगा तो हम लोग मिनिमम स्टॉक लेवल निकाल पाएंगे, या फिर अगर हमको रीऑर्डर लेवल निकालना होगा तो मिनिमम स्टॉक लेवल हम लोगों को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है रीऑर्डर लेवल का। अब हम बात करते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी की। रीऑर्डर क्वांटिटी ये अभी तक का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, क्योंकि एग्जामिनर इस पे बार बार जो क्वेश्चन है वो पूछता है, राइट। तो रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, से सपोज हम लोगों की एनुअल जो रिक्वायरमेंट है 1 लाख यूनिट्स ही है, ठीक है। और हम एक बार में कितना सामान मंगवाते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, हम सपोज पूरे साल में 10 ऑर्डर्स लगाते हैं तो हम एक बार में 1000 यूनिट्स मंगवाते हैं, 10,000 यूनिट्स मंगवाते हैं पर ऑर्डर। अब इसमें होता क्या है, अगर हम लोग एक बार में 10,000 यूनिट्स मंगवाएंगे तो इसकी हमको स्टोरेज कॉस्ट पड़ेगी, इसको स्टोर करके रखने का खर्चा, वेयर हाउस का खर्चा, इंश्योरेंस की कॉस्ट पड़ेगी। अगर हम लोग इतना सामान अपनी फैक्ट्री में अपने वेयर हाउस में रखेंगे तो उसको इंश्योरेंस कराएंगे, अगर कोई भी सामान ख़राब हो गया तो उसकी कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है। और एक पड़ेगी ऑर्डरिंग कॉस्ट, जितनी बार भी हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे उतनी बार ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा, इन ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, वहाँ से सप्लायर से हम तक सामान आने का खर्चा, और एक इंस्पेक्शन का खर्चा। हम लोग सामान पूरा इंस्पेक्ट करते हैं, पूरा चेक करते हैं, उसके बाद हम अपना सामान है उसको लेके आते हैं। तो बेसिकली हमको ये 2 तरह की कॉस्ट है जो पड़ती है। तो अब हम लोगों को ये देखना है कि हम एक बार में कितना सामान मंगवाएं। अगर हम लोग ज़्यादा सामान मंगवाएंगे तो हमारी स्टोरेज कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी, अगर सामान ज़्यादा मंगवाएंगे तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कम प्लेस होंगे, एक बार में ज़्यादा सामान आएगा तो उससे ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम हो जाएगी लेकिन स्टोरेज कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम बहुत कम सामान मंगवाएंगे
अगर हम एक बारी में से सपोज 1000 यूनिट्स ही मंगवाते हैं, 1 लाख यूनिट्स की हमारी एनुअल डिमांड है और एक बार में 1000 यूनिट्स ही मंगवाते हैं, तो हमको पूरे साल में 100 ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे, तो इससे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हम लोगों को एक लेवल कैलकुलेट करना होता है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि कंपनी को मिनिमम कॉस्ट पड़ती है, मिनिमम कॉस्ट पड़ती है स्टोरेज की भी और ऑर्डरिंग की भी। इसको कैलकुलेट करने के लिए होता है एक फॉर्मूला, दैट इज़ EOQ इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, पर यूनिट पर एनम। ठीक है, अब ये क्या है, EOQ इज़ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसमें कंपनी को सबसे कम से कम कॉस्ट पड़ती है। ठीक है, इनटू एनुअल डिमांड। अब हम लोग इसकी जो टर्म्स हैं उनको देख लेते हैं। एनुअल डिमांड यानी पूरे साल में हम लोगों को कितना सामान लगता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट अब यहाँ से देखो, ऑर्डरिंग कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, हम एक प्रिपरेशन करते हैं परचेज ऑर्डर बनाने के लिए कि कितना सामान मंगवाना है, हमारी एम्प्लॉय की कॉस्ट लगती है। ठीक है, इन प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लगती है, इंस्पेक्शन की कॉस्ट लगती है, ये सब मिलके बनते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डर को हम सप्लायर से हम तक मंगवाने का जो भी खर्चा लगेगा वो होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। फिर हम बात करते हैं कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, इन्वेंट्री को होल्ड करके रखने का खर्चा, वेयर हाउस में रखने का खर्चा। उसमें क्या आता है, अगर कॉस्ट ऑफ फंड इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्रीज, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, इंश्योरेंस कॉस्ट, ऑब्सोलेंस। ठीक है, ये सारी कॉस्ट जो आती है ये आती है कैरिंग कॉस्ट में। अब हम लोगों को जो फॉर्मूला है उसमें लेनी है कैरिंग कॉस्ट पर एनम पर यूनिट। अब पर एनम पर यूनिट क्या होता है ये हम लोग देखते हैं, लेकिन देयर आर सम अजम्पशंस जो हम लोग EOQ में हमेशा फॉलो करके चलते हैं। और वो एजम्पशन क्या है, हम लोग ये मानते हैं कि ऑर्डर करने का खर्चा पूरे साल एक जितना ही रहने वाला है। ऑर्डर करने का खर्चा जो है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो इंस्पेक्शन कॉस्ट है, वो बढ़ने वाला नहीं है। जो कैरिंग कॉस्ट है, जो वेयर हाउस का खर्चा है पर यूनिट, वो भी जो पर यूनिट पर एनम वो भी सेम रहने वाला है। जो यूजेज है मटेरियल की, आज भी एक पर्सन अगर कुछ भी प्रोडक्शन करता है उसमें अगर आज भी 10 यूनिट्स यूज़ होते हैं, बाद में भी 10 यूनिट्स यूज़ होंगे। और जो कॉस्ट है रॉ मटेरियल की वो भी कांस्टेंट रहने वाली है। और जो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑर्डर इज़ रिसीव्ड इमीडिएटली, दैट इज़ लीड टाइम इज़ ज़ीरो, कि जो हम ऑर्डर प्लेस करेंगे वो हमको हाथ के हाथ ऑर्डर है वो दे दिया जाएगा विद ज़ीरो लीड टाइम। जब भी हम EOQ की कैलकुलेशन करेंगे हम इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। अब इसमें एक चीज़ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा हमको क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, एनुअल डिमांड हमको गिवन होगी। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम क्या है, कैरिंग कॉस्ट से सपोज हम लोगों को ऐसे दिया होता है कि जो कैरिंग कॉस्ट है से सपोज वो है 2%। ठीक है, पर एनम। अब हम इसको 2% तो यहाँ नहीं लिख सकते हैं, अब हमको इस पर क्या देखना है, कैरिंग कॉस्ट पर एनम हो गया पर यूनिट। अब कॉस्ट कितनी, हम इसको 2% को किस पे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट है से सपोज ₹10, तो हम बोलेंगे एक यूनिट को फैक्ट्री में स्टोर करके रखने का खर्चा क्या है, 10 का 2% दैट इज़ ₹2, तो हम लोग यहाँ पे ₹2 लेंगे पर यूनिट पर एनम। ठीक है, इसको हम लोग ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ही देख लेते हैं। इसमें हम लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि कैलकुलेट द EOQ फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। अब एक चीज़ और, EOQ का मतलब क्या है, हम एक बार में इतना सामान मंगवाने वाले हैं। अगर हम एक बार में से सपोज फॉर एग्जांपल EOQ है 1000 यूनिट्स, ठीक है, एनुअल डिमांड है 1 लाख यूनिट्स, तो हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आएंगे, हमको 1 लाख यूनिट्स पूरे साल में चाहिए। एक बार में हम 1000 यूनिट्स मंगवाते हैं तो हम लोगों को 100 ऑर्डर्स है जो प्लेस करने पड़ेंगे। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स की कैलकुलेशन है वो निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इसे को यहीं पे ही सॉल्व कर लेंगे। कंजम्पशन ऑफ मटेरियल है पर एनम, पूरे साल में हम 10,000 kgs एक रॉ मटेरियल उसको यूज़ करते हैं।
ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, अगर एक बार ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसके ₹50 लगते हैं। और कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, 1 किलो रॉ मटेरियल ₹2 का है। और स्टोरेज कॉस्ट क्या दी हुई है, 8% ऑन एवरेज इन्वेंट्री। तो हम लोग इसमें EOQ कैसे निकालेंगे, तो EOQ इज़ 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन कैरिंग कॉस्ट। तो अपने बोला 2 इंटू, इधर ही सॉल्व कर देते हैं इसको, 2 इंटू एनुअल डिमांड कितनी है 10,000 यूनिट्स इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, हमने यहाँ पे नीचे देखा था, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज़ ₹50 अपॉन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 8% ऑन एवरेज इन्वेंट्री। तो 2 का 8% कितना आएगा 0.16। आई गेस यही आएगा। तो आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 2500 kgs। तो हम लोग 2500 kgs का जो है एक बार में हम लोग मंगवाएंगे। इससे होगा क्या है, इससे कंपनी की कॉस्ट हमको कम से कम पड़ने वाली है, राइट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स, एक साल में हम लोगों को 10,000 kgs का रॉ मटेरियल चाहिए और हम एक बार में 2500 मंगवाएंगे, तो हमको नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कितने आ जाएंगे, 4 ऑर्डर्स आ जाएंगे, राइट। समझ आ गया, आई होप। इसमें नीचे चेक कर लेते हैं, 4 ऑर्डर्स पर ईयर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन में, हम इसको फटाफट ओरली देख लेते हैं। ये क्या कह रहे, EOQ निकालना है इसमें हमको, कंप्यूट EOQ एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर द फॉलोइंग। एनुअल डिमांड है 5000 यूनिट्स की, यूनिट प्राइस है ₹20, ऑर्डरिंग कॉस्ट है ₹16। अब इसमें हमको स्टोरेज कॉस्ट इन्होंने एक साथ नहीं दी है, इन स्टोरेज कॉस्ट के इन्होंने 3 हिस्से किए हैं। अब हमको देखना है इसमें से कौन सा पार्ट लेना है। स्टोरेज कॉस्ट है 2% पर एनम, इंटरेस्ट रेट है 12% पर एनम और ऑब्सोलेंस रेट है 6% पर एनम। तो अब हम लोगों को देखना है स्टोरेज कॉस्ट में क्या आएगा। तो जो स्टोरेज कॉस्ट है वो कंसिस्ट ऑफ ये तीनों ही आते हैं उसमें। तो हमारे लिए स्टोरेज कॉस्ट क्या बन जाएगी, 2% प्लस 12% प्लस 6%, दैट इज़ 18%। आई गेस 6 और 2 8, 20%। ठीक है, तो 20% की हमारी क्या आ जाएगी, स्टोरेज कॉस्ट आ जाएगी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 2 इंटू एनुअल डिमांड 5000 यूनिट्स है, 5000 इंटू स्टोरेज कॉस्ट है, ऑर्डर कॉस्ट है ₹16। अब हम लोगों को इसमें यूनिट प्राइस दिया हुआ है 20 पे 20% हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 20 का 20% इज़ ₹4 पर यूनिट पर एनम। तो हमने किया, उसका अंडर रूट किया तो आ गया 200 यूनिट्स। तो बेसिकली एक बार में हम 200 यूनिट्स मंगवाएंगे। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बताओ। वेरिएबल कॉस्ट इज़ एक्सक्लूडिंग मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट की, सॉरी, टोटल कॉस्ट इज़, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोला उन्होंने। तो हम लोग बोलेंगे 5000 यूनिट्स इंटू ₹20 का एक था। हमारी एनुअल डिमांड कितनी है 5000 यूनिट्स और यूनिट प्राइस कितना है ₹20, एक ₹20 का है, तो 1 लाख, राइट। हम लोगों ने एक बार में 200 यूनिट्स मंगवाई। इसको एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं। एनुअल डिमांड दी हुई है हम लोगों को 5000 यूनिट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज़ ₹16, स्टोरेज कॉस्ट का उन्होंने 3 बाइफर्केशन दिए हुए हैं जो कि आई है 20% और यूनिट प्राइस भी क्या है 20 है। अब हमको जो कैरिंग कॉस्ट बोल दो, स्टोरेज कॉस्ट बोल दो, वो आएगा 20 पे 20%, दैट इज़ ₹4। तो हम लोग EOQ की कैलकुलेशन करेंगे, दैट इज़ 2 इंटू एनुअल डिमांड। इनिशियली आप फॉर्मूला लिख के कर लो सो दैट आपको फॉर्मूला याद हो जाए। जब आपको लगे कि आपका फॉर्मूला आपको याद हो चुका है तो फिर आप उसको स्किप कर सकते हो फॉर रफ सॉल्विंग बेसिकली। तो 2 इंटू एनुअल डिमांड है 5000 यूनिट्स इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट इज़ ₹16। नाउ कैरिंग कॉस्ट हमको पर यूनिट पर एनम चाहिए, ये कॉस्ट पर यूनिट पर एनम चाहिए। पर यूनिट ₹20 की है, उस पर 20%,
दैट इज़ 4 आएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 200 यूनिट्स। 200 ही आएगा ना, 200 यूनिट्स। नाउ अब हम इसके साथ साथ निकाल लेते हैं नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स। हमको एक साल में टोटल 5000 यूनिट्स चाहिए और हम एक बार में एज़ पर EOQ 200 यूनिट्स मंगवाएंगे, तो हमारे 25 ऑर्डर्स आ जाएंगे पूरे साल में। हम पूरे साल में 25 बार, फर्स्ट टाइम 200 आया, फिर 200, फिर 200 ऐसे करके मंगवाएंगे, 25 टाइम्स ऑर्डर करेंगे। अब हमको निकालना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट है सबसे पहले परचेज कॉस्ट। 5000 यूनिट्स मंगवाने हैं, एक यूनिट 20 रुपीज़ का है, 1 लाख हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट। एक बार जब हमने ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसके 16 रुपीज़ लगते हैं और हमने 25 ऑर्डर्स प्लेस करने हैं, यही है, तो 400। उसके बाद बात करते हैं कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट की जो कैलकुलेशन होती है ना, वो हमेशा ऑन एवरेज इन्वेंट्री होती है। एवरेज इन्वेंट्री का क्या मतलब हुआ, हमने जो EOQ निकाला ना, डिवाइड बाय 2 इंटू जो भी हमारी कॉस्ट आएगी वो टोटल, इंटू हमारी कैरिंग कॉस्ट कितनी आई थी जब हमने इस पार्ट को सॉल्व किया था। इस पार्ट को सॉल्व किया था तो 4 आई थी, तो इंटू आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगी 400। तो 1,08,000 हमारी है जो ये कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब हम एक बार इसको चेक करके देखते हैं, क्या सच में इतना ही कॉस्ट, क्या ये मिनिमम कॉस्ट है कंपनी के लिए या मिनिमम कॉस्ट नहीं है। से सपोज हम एक बार में 200 यूनिट्स की जगह 250 यूनिट्स मंगवा के देखते हैं, एग्जाम्पल चेंज करते हैं, 250 यूनिट्स मंगवा के देखते हैं, तो उससे क्या हो गया, EOQ आ गया 250 यूनिट्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स चेंज हो जाएंगे। हमको 5000 यूनिट्स है, एक बार में 250 मंगवाएंगे तो आ जाएगा 20 ऑर्डर्स, ठीक है। अब हम इसकी टोटल कॉस्ट निकालते हैं। मटेरियल की कॉस्ट में कुछ भी चेंज नहीं आने वाला है क्योंकि हमारी यूनिट प्राइस सेम है, एनुअल डिमांड है वो सेम है, तो 5000 इंटू 20 रहने वाला है, दैट इज़ 1 लाख। अब जो चेंज होगा वो होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट में और स्टोरेज कॉस्ट में। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 20 ऑर्डर्स है, एक ऑर्डर 16 रुपीज़ का है, 320। और स्टोरेज कॉस्ट कितनी आ जाएगी, EOQ का एवरेज, EOQ इज़ 250 इंटू कॉस्ट कितनी थी 4, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 500 आई गेस, हाँ ठीक है। तो अब हमारी कॉस्ट कितनी आ जाएगी 1,08,20। क्या ये पहले से कम है या ज़्यादा है, तो ये 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ रही है। तो बेसिकली जब भी हम लोग EOQ निकालते हैं, ये वो ऑर्डर होता है जिस पे हमारी जो कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट हमेशा मिनिमम रहती है, राइट। अब इसके बाद इसी का एक पार्ट और है, दैट इज डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट that would result for the item if the new price is 12 rupees 80 पैसा is used। अगर जो इसकी कॉस्ट है ये 12 रुपीज़ 80 पैसा होती तो हम लोग क्या करते, तो हम लोगों के लिए क्या क्या चेंज होता। अगर इसका जो प्राइस है वो 12 रुपीज़ 80 पैसा है, तो सबसे पहले तो हमारे लिए जो परचेज कॉस्ट है ये चेंज हो जाएगी। पहले हम लोग करे थे 5000 इंटू 20, अभी हो जाएगा 5000 इंटू 12.80, दैट इज 64,000 रुपीज़। कि हमारे लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट चेंज होने वाली है, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स है वो चेंज हो जाएंगे। रीज़न बीइंग जो EOQ है, EOQ इज़ 2 इंटू 5000 दैट इज एनुअल डिमांड इंटू 16 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट जैसे ही हमारे यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगी। रीज़न कैरिंग कॉस्ट चेंज होने का, पहले हम लोग 20 पे 20% निकाल रहे थे, नाउ हम 12.80 पे 20% निकालेंगे। 12.80 का 20% इज़ 2.56। जब हमने ये निकाला तो हमारे ऑर्डर आ गए 250। तो जब हमारे ऑर्डर 250 आ गए तो ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर्स 20 हो जाएंगे, इंटू 16 इज़ 320। नाउ कैरिंग कॉस्ट इज़ 250 बाई 2 एवरेज हो गया, इंटू 2.56
56 ऑर्डरिंग कॉस्ट दैट इज़ 320 दोबारा से, तो 64640 इज़ हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आई होप इतना आपको सबको समझ आ गया होगा। अब इसी पे ना मैंने एक लिस्ट बना के रखी है, EOQ एंड टोटल कॉस्ट। इलस्ट्रेशन 4 है, 3rd एंड 4th है, और टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 1 और 7 है। तो ये बिल्कुल सेम है, जिसमें से आई गेस हमने 3rd और 4th कर ली है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं डायरेक्टली टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 7। 1 में बिल्कुल सिंपल है, हम लोगों को टोटल कॉस्ट निकालनी है। 36,000 यूनिट्स है और हम उसको 6 इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाते हैं। सी, इसमें हमको बोला हुआ है कि हम 6 इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाने वाले हैं, और उन्होंने बोला कि टोटल कॉस्ट बताओ। एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी, एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी इज़, उन्होंने हमसे EOQ कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला है, उन्होंने बोला है कि हमने जो ऑलरेडी कैलकुलेट किए है कि हम 6 ऑर्डर्स प्लेस करेंगे और 1 गो में 36,000 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज़ 6,000 यूनिट्स हम लोग हर बार में मंगवाएंगे, तो उसके लिए हमको कॉस्ट निकाल के दो। और बाद में बोलते हैं कि अगर हम लोग EOQ भी कैलकुलेट करो और बताओ कि हम लोगों का कितना पैसा है उसमें सेव होता है। तो ये बिल्कुल आराम से करना है। पहले हम लोगों को इस इन्फॉर्मेशन के साथ अपनी टोटल कॉस्ट निकालनी है, फिर EOQ के साथ टोटल कॉस्ट निकालनी है। ये सिंपल है, ये हो जाएगा। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट कर सकते हो। सॉरी, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 की। इलस्ट्रेशन नंबर टेस्ट नॉलेज के 7 की। इसमें मंथली डिमांड है 4,000 यूनिट्स की और इसकी कॉस्ट है ₹20। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज़ ₹120 पर ऑर्डर एंड होल्डिंग कॉस्ट इज़ 10%। होल्डिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, ये सब सेम है। वो बोल रहे हैं EOQ निकालो, सिंपल हम लोग निकाल लेंगे। वो बोल रहे हैं इफ़ मिनिमम लॉट साइज टू बी सप्लाइड इज़ 4,000 यूनिट्स। मिनिमम लॉट साइज का मतलब है कि हम लोग अगर एक बार में 4,000 यूनिट्स मंगवाते हैं तो इससे हमारा EOQ वेव ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। EOQ वही रहेगा, मतलब नेक्स्ट केस बन जाएगा। व्हाट इज़ द एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी हैज़ टू इनकर। जैसे हमने इस क्वेश्चन में चेक करने के लिए देखा था कि अगर जो हमारा EOQ है, इफ़ इन केस वो 250 का आता तो क्या होता। तो सिमिलरली वो बोल रहे हैं कि अगर से सपोज हमारा जो कॉस्ट, हम लोग 1 गो में 4,000 यूनिट्स मंगवाते हैं रेदर देन जो EOQ से आंसर आया, तो हमारी कॉस्ट कितनी एक्स्ट्रा लगेगी। एंड व्हाट इज़ द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट द कंपनी हैज़ टू इनकर। और मिनिमम कैरिंग कॉस्ट कंपनी को कितनी इनकर करनी पड़ेगी, वो तो EOQ वाली ही आएगी। एक बार इसको इस पे से ही देख लेते हैं। कौन सा है इलस्ट्रेशन नंबर, टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सबसे पहले हमने इसमें गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम लोगों को बोला मंथली डिमांड है। सबसे पहले तो एक चीज़, ये मंथली डिमांड है, ठीक है, 4,000 यूनिट्स के, तो हम इसको ईयरली में कन्वर्ट करेंगे। एनुअल डिमांड चाहिए क्योंकि हमको 48,000, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इसकी कॉस्ट है 20, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 120 और होल्डिंग कॉस्ट है 10%। 10% हम लोग किस पे कैलकुलेट करेंगे, यूनिट प्राइस पे। 20 का 10% इज़ 2, तो हम लोग इसमें एनुअल डिमांड निकालेंगे 2 इंटू 48,000 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करके क्या आंसर आएगा, टू इंटू 48,000 इंटू 120, 10 का 2400 यूनिट्स। अब हम इसमें निकालेंगे कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है, इसमें इन्होंने नहीं कैलकुलेट करा है, ये फर्स्ट पार्ट आ गया EOQ, राइट। उसके बाद बोल रहे हैं कि अगर हम एक बार में 4,000 यूनिट्स मंगवाएं तो क्या डिफरेंस आएगा। एक तो ऑर्डर साइज चेंज हो जाएगा और एक कैरिंग कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी। तो क्या डिफरेंस आएगा, हम 48,000 यूनिट्स हमको चाहिए, 48,000 यूनिट्स हमको चाहिए, एक बार में 4,000 मंगवाएंगे तो 12 ऑर्डर्स आ जाएंगे इंटू 120 इज़ 1440, राइट। सिमिलरली जब हम 4,000 मंगवाएंगे तो उसका हम लोग सीधा कर लेते हैं इसको। जब 4,000 यूनिट्स मंगवाएंगे ऑन एन एवरेज 2 इंटू 2, जब हम ये सॉल्व करेंगे तो ये 4,000 आ जाएगा और ये 1440, तो 5440 की हमारी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो इनकर होगी। ये एक पार्ट है। अगर हम लोग 4,000 यूनिट्स मंगवाते हैं, हम लोगों को क्या निकालना है, एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो अगर हम लोग EOQ से एक्स्ट्रा कॉस्ट मतलब
जितना EOQ में हमारी ऑलरेडी इनकर हो रही थी उससे कितनी ज़्यादा इनकर हो जाएगी। तो EOQ में 2400 यूनिट्स हम लोग मंगवा रहे थे, 48,000 की हमारी रिक्वायरमेंट है ईयरली, तो हम लोग 20 ऑर्डर्स प्लेस कर रहे थे, 20 के हिसाब से 120, तो 2400 की हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट पड़ रही थी। एंड सिमिलरली स्टोरेज कॉस्ट 2400 का हाफ, इन्वेंट्री का मैंने बोला था ऑन एवरेज लेनी है, तो 1200 इंटू 4, 1200 ही आएगा ना, 2400 यूनिट्स, सॉरी 2, तो ये आ जाएगा 2400। तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट इनकर होगी 4800, ऊपर हमारी कॉस्ट इनकर हो रही थी 5440, जब हम EOQ के हिसाब से नहीं जा रहे थे, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी आएगी 640। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि मिनिमम कैरिंग कॉस्ट कितनी है। ऑब्वियसली जो EOQ की कॉस्ट होगी वही मिनिमम कैरिंग कॉस्ट होगी, दैट इज़ 2400। दैट इज़ जो भी हमारी EOQ आई है उसका एवरेज करेंगे, दैट इज़ डिवाइडेड बाई 2 इंटू हमारी जो कैरिंग कॉस्ट है वो, राइट। एक इसका ना पार्ट और है जिसमें भी बात करते हैं क्वांटिटी डिस्काउंट की, हम इस पार्ट को इसी में कवर कर लेते हैं, ठीक है। एक बार पहले लेवल्स वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमने, ठीक है, नहीं, तो हम लोगों ने ये पार्ट कवर किया है रीऑर्डर लेवल का। अभी हमारे 3 पार्ट्स हैं वो कवर हो चुके हैं, रीऑर्डर स्टॉक लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी और मिनिमम स्टॉक लेवल। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज, इसका भी फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल जो हमने जो सबसे फर्स्ट पे कैलकुलेट किया था, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट एंड मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ये इसका फॉर्मूला है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल बेसिकली क्या होता है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज हमारे पास पूरे साल में हम लोग एक लिमिट सेट करते हैं कि फैक्ट्री में या वेयर हाउस में इससे ज़्यादा, नॉट फैक्ट्री, वेयर हाउस में इससे ज़्यादा जो हमारे पास स्टॉक है वो नहीं रहना चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो बेसिकली इट इज़ द हाइएस्ट लेवल ऑफ क्वांटिटी फॉर एनी मटेरियल विच कैन बी हेल्ड इन स्टॉक एट एनी टाइम। एनी क्वांटिटी बियॉन्ड दिस लेवल कॉज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यू टू एंगेजमेंट ऑफ फंड्स, क्योंकि हमारा वर्किंग कैपिटल है जो वो ब्लॉक हो जाएगा, स्टोरेज की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और कल को जाके अगर कोई भी सामान ख़राब होता है तो उसका जो एक्सपेंस है वो भी हम लोगों को बियर करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं एवरेज इन्वेंट्री स्टॉक लेवल। एवरेज इन्वेंट्री इज मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल दैट इज नॉर्मली हेल्ड इन स्टॉक, मतलब नॉर्मली ये हमारे पास रहती है, इसको नॉर्मल स्टॉक लेवल भी बोलते हैं, एवरेज स्टॉक लेवल भी बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की एवरेज स्टॉक लेवल की, मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। अब समटाइम्स क्या होता है ना, हमको ये इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम लोग इसके लिए एक फॉर्मूला और यूज़ करते हैं, दैट इज मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी इज EOQ। एक बार इसको ना हम देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है इसका, बाकी सबका सेम है, और एक बार इधर लिख भी लेते हैं। तो हम लोगों ने अभी बात की मैक्सिमम स्टॉक लेवल की, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज जो हमने सबसे फर्स्ट पे कैलकुलेट किया, दैट इज़ रीऑर्डर लेवल, प्लस उसके बाद क्या सीखा, रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस क्या होगा, मिनिमम कंजम्पशन रेट इनटू मिनिमम। इसको हम सबको बस एक बारी फॉर्मूला देख लो, उसके बाद हम इसको क्वेश्चंस में कवर करते हैं। मिनिमम टाइम पीरियड, लीड टाइम, डिलीवरी टाइम, रीऑर्डर टाइम, ये बात है मैक्सिमम स्टॉक लेवल की। इसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल, हमने पहले ही कवर कर लिया था रीऑर्डर क्वांटिटी के साथ। इसके बाद बात करते हैं एवरेज स्टॉक की। एवरेज स्टॉक की बेसिकली अगर इंफॉर्मेशन गिवन है तो हम लोग इसको बोलते हैं मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। और अगर ये इंफॉर्मेशन हम लोगों को नहीं गिवन, सॉरी इसको अच्छे से लिख देते हैं, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल
डिवाइडेड बाय 2। और अगर से सपोज हमको ये मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग बोलते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ EOQ प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी बोल दो, EOQ बोल दो, इससे भी हम लोग एवरेज स्टॉक लेवल है वो निकाल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम डेंजर लेवल की। डेंजर लेवल क्या होता है, से सपोज हमारे पास ऑलरेडी हमने एक स्टॉक मेंटेन करा हुआ है कि हम लोगों का जो यूजेज है उसके हिसाब से हमको इतना स्टॉक लगने वाला है। तो डेंजर लेवल क्या होता है, इट इज़ द लेवल एट विच नॉर्मल इशूज ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री आर स्टॉप्ड एंड एमरजेंसी इशूज आर ओनली मेड। जहाँ पे हम लोग सिर्फ एमरजेंसी इशूज़ है वही करते हैं, और जो नॉर्मली हम लोग जो स्टॉक यूज़ कर रहे हैं, जो नॉर्मल जो प्रोडक्शन हो रही है वो रुक जाती है। तो इसमें होता है एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर द एमरजेंसी परचेज। एंड बफर स्टॉक क्या होता है कि इफ़ इन केस कल को जाके किसी भी मिस हैपनिंग की वजह से कोई सडन डिमांड आ गई है, किसी भी रीज़न की वजह से अगर हमको जो स्टॉक रहता है उसको हम बोलते हैं बफर स्टॉक, राइट। अब इसके ना कुछ तो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि इलस्ट्रेशन नंबर 5, ये लोग हम देखते हैं। नॉर्मल यूजेज दी हुई है, नॉर्मली हम 50, देखो से सपोज 2 कंपोनेंट्स ए है और एक बी है, नॉर्मल यूजेज कितनी है दोनों की, अलग से नहीं दिया हुआ तो दोनों की सेम मानते हैं। नॉर्मल यूजेज है 50 पर वीक ईच प्रोडक्ट। मैक्सिमम यूजेज ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग ए और बी यूज़ करेंगे तो 75 पर वीक, एंड अगर कम से कम यूज़ होगी तो 25 पर वीक, राइट। अगर हम रीऑर्डर क्वांटिटी दैट इज़ EOQ इनकी हमने कैलकुलेट की है, ए की है 300, बी की है 500, और रीऑर्डर पीरियड है 4 to 6 वीक्स फॉर ए एंड 2 to 4 वीक्स फॉर बी, ठीक है। अब 4 to 6 एंड 2 to 4 इज़ मिनिमम 4, मैक्सिमम 6 एंड मिनिमम 2, मैक्सिमम 4। 2 से 4 हफ्तों के अंदर अंदर सामान आ जाएगा। अब हम लोगों को ये देखना है हमको निकालना क्या है। कैलकुलेट फॉर ईच कंपोनेंट रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल निकालो, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल। तो सबसे पहले जब भी हमको कुछ भी इंफॉर्मेशन निकालनी है ना, तो हम लोगों को उनका फॉर्मूला लिख लेना चाहिए। इलस्ट्रेशन नंबर 5 ए, सबसे पहले निकालना है रीऑर्डर लेवल। अब रीऑर्डर लेवल के हमारे पास ऑलरेडी 2 फार्मूलाज हैं, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, और अगर वो इन्फॉर्मेशन हमको नहीं गिवन तो मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू एवरेज टाइम पीरियड। अब हम देखते हैं हमको कौन सी इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्या हमको मैक्सिमम यूजेज गिवन है? गिवन है। क्या मैक्सिमम यूजेज गिवन है? यस गिवन है। क्या हमको मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड गिवन है? मैक्सिमम इज 6 फॉर ए एंड 4 फॉर बी, ठीक है। तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने पहले फॉर्मूला लिख लिया है, इससे मिस्टेक के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, तो ए एंड फॉर बी, ए और बी की मैक्सिमम कंजम्पशन सेम है क्योंकि अलग से नहीं दी हुई है, ईच लिखा है ना। मैक्सिमम है 75 पर वीक, एक हफ्ते में हम इसके 75 पर वीक हम लोग यूज़ करते हैं, इसके भी 75 यूनिट्स पर वीक यूज़ होते हैं। लेकिन अगर जब हम ए के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 डेज़ में स्टॉक आ जाएगा, 6 वीक्स में, सॉरी। एंड बी का 4 वीक्स में ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान है वो आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे 75 इंटू 6 और इसके लिए बोलेंगे 75 इंटू 4, तो जो भी आंसर्स आएंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बी। उसके बाद उसने क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है? मिनिमम लेवल। अब मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिए हैं ए और बी के लिए, एक बार इनकी वैल्यूज़ में कैलकुलेट करके लिख देती हूँ। 75 इंटू 6 इज़ 450 एंड 75 इंटू 4 इज़ 300। तो हम लोग ए और बी के लिए बात करते हैं, ए और बी के लिए बात करते हैं। रीऑर्डर लेवल ए के लिए क्या है? 450,
और बी के लिए क्या है 300 माइनस माइनस अब है एवरेज कंजम्पशन। क्या हमको एवरेज कंजम्पशन को नॉर्मल कंजम्पशन भी बोलते हैं, क्या दी हुई है कितनी है 50 पर वीक। ये देखो नॉर्मल यूजेज दी हुई है 50 पर वीक, 50 पर वीक दोनों के लिए सेम है। तो हमने बोला 50 50 इंटू एवरेज लीड टाइम। क्या हमको एवरेज लीड टाइम दिया हुआ नहीं दिया हुआ, लेकिन हमको एक चीज़ दी हुई है कि जो स्टॉक है ए का वो आएगा 4 to 6 वीक्स में। तो क्या हम इसमें एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं? तो यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाते हैं। एवरेज लीड टाइम ए के लिए है 4 to 6, 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2 ऑन एन एवरेज 5 वीक्स में जो है वो सामान आ जाएगा। एंड फॉर बी इज़ 2 to 3, 2 to 4, 2 + 4 यानी ऑन एन एवरेज 3 वीक्स में जो सामान है वो आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ यूज़ कर लेते हैं इंटू 5 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 250 माइनस 450 इज़ 200 एंड 150। तो ये क्या आ जाएगा, ये मिनिमम लेवल्स आ जाएंगे। इसी मैंने बोला था कि अगर मिनिमम लेवल आपको निकालना है तो आपको बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो गिवन होगी या इन्फॉर्मेशन गिवन होगी जिससे आप निकाल लो। यहाँ पे हमने पहले रीऑर्डर लेवल निकाल लिया, तो रीऑर्डर लेवल की इन्फॉर्मेशन मिल गई तो हम लोग मिनिमम लेवल निकाल पाए, राइट। इसके बाद बात करते हैं सी। इस मैक्सिमम लेवल के लिए इज रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, यही फॉर्मूला था, क्रॉस कंफर्म कर लेते हैं एक बारी। मैक्सिमम लेवल रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम टाइम पीरियड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो क्या हमारे पास ए का रीऑर्डर लेवल है, हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया है, दैट इज़ 450 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी ए के लिए कितनी दी हुई है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। ये रीऑर्डर क्वांटिटी ए की है 300, बी की है 500, ए की है 300 माइनस मिनिमम कंजम्पशन, ये भी हमको गिवन है, इज 25 इंटू मिनिमम लीड टाइम इज दिस 4 फॉर ए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एंड बी रीऑर्डर लेवल इज 150, बी के लिए दी हुई है 500 माइनस 25 इंटू दिस इज 2। तो इसके लिए भी एक आंसर आ जाएगा, ऊपर 100 माइनस हो जाएगा 200 और 450 इज 650, इसमें भी 100 माइनस हो जाएगा 400 और ये आ जाएगा 550। नेक्स्ट एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल ना हम लोगों ने आंसर्स चेक नहीं किए हैं, पर ठीक है। हम बोलेंगे क्या हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं, क्या हमारे पास मिनिमम स्टॉक लेवल है, मिनिमम स्टॉक लेवल हमने अभी निकाला है, मैक्सिमम लेवल भी निकाले, तो हम लोग सिंपल फॉर्मूला पे जाएंगे, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2 फॉर ए एंड फॉर बी। ए का है मिनिमम 200 और मैक्सिमम कितना है 650, तो 200 प्लस 650 is 850 divided by 2, that is 425, and for B minimum is 150 and maximum is 550, 150
प्लस 550, 5, 6, 7, 350, 350 यूनिट्स और ये 425 यूनिट्स। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते। 450 आएगा क्या? 150 प्लस 750, ये 750 है। कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है, ये 750 है। 300 प्लस 500, ये 300 है। रीऑर्डर लेवल फॉर बी 300 है। हमारा आंसर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा 300। तो ये आ जाएगा 750। एक बार ये देख लेते हैं, इसकी कैलकुलेशन में मिस्टेक है रीऑर्डर लेवल की। 75 इंटू 4 इज़ 300, सही लिखा है। ओह ठीक है, मैंने मिस्टेकनली मिनिमम लेवल ले लिया था, राइट। तो इसके बाद भी सेम है, बस इसमें डिफरेंट है डेंजर लेवल का। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में इसमें डिफरेंस है सिर्फ डेंजर लेवल का। डेंजर लेवल में क्या है ये देख लेते हैं। डेंजर लेवल इज एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर एमरजेंसी परचेज। तो जब भी ऐसा कुछ होगा तो ये हम लोगों को क्वेश्चन में प्रोवाइड करा जाएगा। ऑन एन एवरेज 10 डेज़ में आता है, मैक्सिमम 15 डेज़ में आता है, मिनिमम 5 डेज़ में आता है, लेकिन अगर एमरजेंसी में आपको चाहिए तो 4 डेज़ में आएगा। और एवरेज कंजम्पशन इस क्वेश्चन में हम लोगों को 15 यूनिट्स पर डे दी हुई है। तो हम लोगों ने एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर एमरजेंसी परचेज 60 यूनिट्स। तो बाकी सब सेम है। बाकी कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। एंड आफ्टर दैट एक बार अपनी लिस्ट पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। लेवल्स के इलस्ट्रेशन 5, 6 हो गए और टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 और है। इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली नहीं गिवन है। इसमें हमको इन्फॉर्मेशन इस तरह से गिवन है कि से सपोज एक रॉ मटेरियल है, इसको देख लेते हैं एक बारी। अ कंपनी यूजेस रॉ मटेरियल्स ए बी एंड सी फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल ए बी एंड सी। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, यूजेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। एक यूनिट को बनाने में रॉ मटेरियल ए 10 लगता है, रॉ मटेरियल बी 4 लगता है, रॉ मटेरियल सी है वो 6 यूनिट्स लगता है। रीऑर्डर क्वांटिटी दैट इज EOQ, ये 10,000, 5,000, 10,000 है। प्राइस पर केजी 10, 30 और 15 है। डिलीवरी मिनिमम, एवरेज और मैक्सिमम दी हुई है। रीऑर्डर लेवल जो हम सबसे फर्स्ट में हमने कैलकुलेट करना शुरू किया था वो है, एंड मिनिमम लेवल्स। अब हम लोगों को क्या निकालना है, हमको एक तो रीऑर्डर लेवल निकालना है सी के लिए, हमको एक तो रीऑर्डर लेवल निकालना है सी के लिए, और एक हम लोगों को रीऑर्डर लेवल निकालना है सी के लिए, और एक मिनिमम लेवल निकालना है किसके लिए, ए के लिए और बी के लिए, ठीक है। और उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे दी है कि वीकली प्रोडक्शन है वो 175 टू 225 यूनिट्स है, कि जो वीकली हम जो प्रोड्यूस करते हैं वो 175 टू 225 यूनिट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए ना मुझे ऐसे लगता है ये 2 क्वेश्चन हैं, एक ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 है और एक इलस्ट्रेशन नंबर 7 है। इसके लिए ना हम एक दूसरी वीडियो शूट कर लेते हैं, उसमें इसको कवर कर लेंगे, राइट। सो दैट फ्रॉम माई साइड। इफ़ इन केस कोई डाउट्स है या कुछ भी सजेशंस है प्लीज़ कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर मोर।